दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें रामचंद्र मौर्य का। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव की, जिसमें हम यह चर्चा करेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में कोई गुप्त समझौता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा कि बहुजन समाज पार्टी भी एक बड़ी ताकत है। अपने पार्टी की सराहना करते हुए तो आज तक सुना गया है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, सारी पार्टियां अपनी पार्टी को सर्वशक्तिमान और सर्वशक्तिशाली मानती हैं। लेकिन यहां पर उल्टी गंगा बहते हुए दिखाई दे रही है कि स्वतंत्र देव सिंह अपनी पार्टी को शक्तिशाली न बता करके बहुजन समाज पार्टी को शक्तिशाली बता रहे हैं। दोस्तों, इसके पीछे का क्या रहस्य है, आज उस रहस्य से पर्दा हटाने का हम काम करेंगे। आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बहुजन समाज पार्टी 3 बार सरकार बनाई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी, उसके भी मंत्री थे, लेकिन मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती रही है। अब ये बात दूसरी है कि सरकार चल नहीं पाई पूरे समय काल तक, 5 साल तक, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और बसपा के निजी संबंध शुरू से रहे हैं, आज भी हैं, आगे के लिए तो हम नहीं कह सकते हैं, चुनाव के बाद भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन संभावना यही है कि ये एक गुप्त एजेंडा है, एक प्री पोल अलायंस है भारतीय जनता पार्टी और बसपा के बीच में। ये स्पष्ट हो गया है स्वतंत्र देव के कथन से कि बहुजन समाज पार्टी बहुत शक्तिशाली पार्टी है। पता चल गया कि दोनों के बीच में गुप्त समझौता है। अब इसकी वजह क्या है, यह समझौता है तो क्यों है? दरअसल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आज की तिथि में नंबर 1 पार्टी है और उसको जीतने की बलवती संभावनाएं हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, हम आंकड़ों के तहत भी साबित कर सकते हैं कि अगर कोई पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत सकती है तो वो समाजवादी पार्टी है। दूसरे या तीसरे स्थान पर भाजपा रहेगी, दूसरे स्थान पर ही हो सकती है, क्योंकि मायावती की पार्टी या आम आदमी पार्टी या और भी जितनी पार्टियां हैं वो इतना शक्तिशाली नहीं है कि दूसरा स्थान ग्रहण कर सके। लेकिन इतना जरूर है कि स्वतंत्र देव की वाणी में जो ये अमृत बसपा के लिए छलका है, उसके पीछे का क्या कारण है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत पतली है। कोरोना की वजह से, किसान आंदोलन की वजह से, महंगाई की वजह से, डीजल और पेट्रोल की वजह से, बेरोजगारी की वजह से भारतीय जनता पार्टी अंदर से टूट चुकी है। वो भले ही दावा कर रही है कि इतनी सीटों पर हम जीतेंगे और हमारी जीत होगी, हमारी सरकार बनेगी, योगी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वो अंदर से टूट चुकी है। उसका आंतरिक सर्वे आ चुका है और उस आंतरिक सर्वे में उसे 100 सीट से ज्यादा नहीं मिल रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जुगाड़ ये है कि अगर वो ये कहती है कि बहुजन समाज पार्टी शक्तिशाली पार्टी है, तो दलितों के, पिछड़ों के जो वोट समाजवादी पार्टी में जाने हैं वो वोट बसपा में ट्रांसफर हो जाए। क्योंकि अधिकांशतः लोग यही देखते हैं, वोटर यही देखते हैं कि जो पार्टी जीतने वाली होती है उसी को जिताना चाहते हैं। आज के सिनारियों में समाजवादी पार्टी जीतते हुए लग रही है, तो सारा वोट उसकी तरफ खिसकने ना पाए, इसके लिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है।
कि कुछ वोट, और बीजेपी के इस कथन के पीछे एक और है रहस्य कि अगर हम ऐसा बोलते हैं तो जो सपा को वोट जा रहा है वो बीजेपी को, बीएसपी को तो जाएगा ही, क्योंकि वो वोट हमें नहीं मिलने वाला है। दलितों का वोट, जाटवों का वोट, पासवानों का वोट, पासी कहा जाता है, बिहार में पासवान कहा जाता है, इनका वोट बीएसपी को जाने वाला है। पिछड़ी जातियों का वोट, मुसलमानों का वोट, कुछ ब्राह्मणों का वोट समाजवादी पार्टी को जाना है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के वोट को कम करने के लिए और बीएसपी को शक्तिशाली बताने के लिए, बनाने के लिए उन्होंने ये बात कही है। बीएसपी के शक्तिशाली होने से भाजपा का क्या संबंध है संबंध। वो संबंध ये है कि भाजपा 150 या 200 सीटों पर अटक जाती है। 200 तो बहुत ज्यादा हो गया, 100 और 50 सीटों पर अटक जाती है। ऐसे में बीएसपी के पास कुछ सीटें आ जाती हैं तो दोनों मिल करके फिर से सरकार बना सकते हैं, जैसा कि 3 बार पहले बना चुके हैं। इतिहास दोहराना चाहते हैं, हार होते ताकि सपा की जीत नहीं होने पाए, सपा का मुख्यमंत्री नहीं बनने पाए। अब ये एक सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने समाजवादी पार्टी को शक्तिशाली बताया, और उन्होंने और ये भूल गए कि अगर हम उसको शक्तिशाली बताएंगे तो हमारे वोट बैंक में कमी हो सकती है। जो हमारा वोट बैंक है वो शक्तिशाली पार्टी की तरफ जा सकता है। अब ये उनकी सोची समझी रणनीति है कि वो ये समझ रहे हैं कि जो बीएसपी को वोट जा रहा है वो भी हमें ही आ रहा है, क्योंकि हमारी उसकी मिली सरकार बनेगी। इसलिए जो है एक तरह से गुप्त समझौता है कि दोनों का जो है प्री पोल अलायंस का क्या कहा जाता है कि चुनाव पूर्व समझौता है, लेकिन वो जग जाहिर नहीं है, वो अंदर खाने में है। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता को किसी रूप में खोना नहीं चाहती है और समाजवादी पार्टी को सरकार में नहीं देखना चाहती है। इसके लिए वो बीजेपी को अपनी बी टीम बना करके चल रही है, बीएसपी को बी टीम बना करके चल रही है। और शुरू से देखिए आप तो गोदी मीडिया, मायावती कोई भी कार्यक्रम करती है, प्रबुद्ध सम्मेलन करती हैं, ब्राह्मणों का सम्मेलन, जातिवादी टाइटल से नफरत होने के कारण उसको प्रबुद्ध सम्मेलन कहा गया है। तो प्रबुद्ध सम्मेलन करती हैं। ब्राह्मण ही प्रबुद्ध नहीं होते हैं, आजकल ओबीसी और दलित भी प्रबुद्ध हो गए हैं, उनमें भी बुद्धिजीवी हैं, एक से एक बुद्धिजीवी हैं, हालांकि वो हाईलाइट नहीं है गोदी मीडिया द्वारा। तो प्रबुद्ध सम्मेलन करती हैं। उस प्रबुद्ध सम्मेलन को गोदी मीडिया खूब दिखाता है, धुआंधार दिखाता है। लेकिन सपा का कोई कार्यक्रम होता है, अखिलेश का, मुलायम का कोई कार्यक्रम होता है, तो वो भले ही बड़े स्तर का हो, उसको जो है छिपा लेता है। इसीलिए इन लोगों ने एक नैरेटिव फैलाया है, अफवाह फैलाया है कि उत्तर प्रदेश में या भारत में न तो मोदी का कोई काट है, विरोधी है, उसके कोई विकल्प है, और न योगी का है। ये इनका भ्रम फैलाया हुआ है। और इस भ्रम को जो है जब देख रहे हैं कि टूट रहा है और सपा आगे निकलती जा रही है, तो बीजेपी में बौखलाहट, छटपटाहट, परेशानी सब कुछ बढ़ रही है। और सब कुछ बढ़ रही है इसलिए मायावती को शक्तिशाली बता करके माया की पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट, ज्यादा से ज्यादा सीट दिलाना चाहते हैं। इस तरह से जो है ये एक राजनीति तो है ही है, कूटनीति भी है, इसे कूटनीति भी कहा जा सकता है। तो राजनीति से नहीं तो कूटनीति से नहीं तो साम दाम दंड भेद से भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहती है और 2022 में भी अपनी सरकार बनाना चाहती है। साम दाम दंड भेद का तो आप जानते ही हैं कि पहले सावधानी से, आसानी से समझा बुझा करके, दाम का मतलब होता है कि पैसा चुका करके, दंड का मतलब है कि ठोक देने की जो है धमकी दे करके,
भेद, भेद का मतलब कि अलग करके, तोड़ करके, विपक्ष को तोड़ करके और उनकी एकता को नष्ट करना। तो साम दाम दंड भेद लगा रही है, लेकिन हमें नहीं लगता कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का साम दाम दंड भेद चल पाएगा। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि समाजवादी पार्टी का जनाधार जिस तेजी से बढ़ा है और बढ़ रहा है, गांव में आप जाइए, किसी से पूछिए कि वोट किसको दोगे, तो वो कहता है कि हम तो समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, अखिलेश भैया को वोट देंगे, किसी भी जाति का हो। खास करके ओबीसी और दलित कम्युनिटी के लोग का एक मुश्त वोट सपा को मिलने वाला है। ये आंतरिक सर्वे है, हमारा नहीं, किसी सर्वे संस्थान का नहीं, भारतीय जनता पार्टी का, कि उनको 100 से ज्यादा से सीटें नहीं आ रही, इसलिए अब उनकी छटपटाहट बढ़ी है और उसकी वजह भी उनको पता है और सबको पता है। किसान आंदोलन है, जाटों का एक भी वोट नहीं मिलेगा, है ना। दलितों का है, दलितों के ऊपर जितने अत्याचार होते हैं आए दिन, वो भूले नहीं हैं। कोरोना महामारी की वजह से लाखों मौतें हुई हैं, ना उनको वेंटिलेटर उपलब्ध हो पाया, ना उनको दवाइयां उपलब्ध हो पाई, ना आईसीयू उपलब्ध हो पाया, ना अस्पताल, ना बेड, कुछ भी नहीं। ऐसे में जो मौतें हुई हैं, क्या वो लोग भूल पाएंगे इस क्षण को, इस विपदा को, इस गम को, इस मातम को? क्या वो भूल पाएंगे? वोट देते समय नहीं भूल पाएंगे। ये चीज बीजेपी को पता है। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी को यह भी पता है कि वोटों का अंकगणित क्या है। वोटों का अंकगणित अगर देखिए तो सपा के पक्ष में जाता है। सपा के पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी बम्पर जीत हासिल की थी तो उस समय उसे 40% वोट मिले थे और 300 से ज्यादा सीटें मिली थी, और वो 40% वोट के करीब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पहुंच रही है आज की तिथि में। कहेंगे कैसे? हम बताते हैं। 20% वोट मुसलमानों का एक मुश्त मिल रहा है, 8% यादवों का, इसमें कोई कटौती, 1% भी इधर से उधर जाने वाला नहीं, मतलब 28-30% वोट उनका पक्का है। और जितनी योगी सरकार के खिलाफ नफरत है, उसके लिहाज से भी ब्राह्मणों का वोट, दलितों का वोट, यादव के अलावा अन्य ओबीसी जातियों का वोट, वो भी जाटों का वोट, जो जाट नाराज हैं, वो भी मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को मिलने वाला है। तो इसी अंकगणित को समझ करके बीजेपी बौखलाई हुई है और उसके अंदर खाने में आरएसएस, जो एक बहुत बड़ा शक्तिशाली संगठन है, उसके प्रचारक आके प्रचार करते हैं, लोगों को मिसगाइड करते हैं, लोगों को गलत सलाह देते हैं, गलत जानकारी देते हैं, अफवाह फैलाते हैं, दंगे कराते हैं। वोट के लिए तो कुछ भी होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था पिछली बार, सबने देखा था, मुजफ्फरनगर दंगे को। दंगा भी भड़काते हैं, सब कुछ करते हैं, और ज्यादा उम्मीद है कि इस बार भी ये लोग अपने घटिया हरकत से बाज नहीं आएंगे और दंगा भड़काने, हिंदू मुस्लिम करने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे, निश्चित है। क्योंकि ये इनकी संस्कृति है, यही इनका राष्ट्रवाद है और यही इनकी सोच है। तो अपनी प्रकृति से, अपनी सोच से इतर हट करके अगर कोई जाए और वो आदर्शवादी बने तो उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। एक बार नहीं, 1000 बार इन्होंने क्या कहा और क्या किया। मोदी जी हैं, मोदी जी देखिए, जो कुछ कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं उसे कहते नहीं। कभी उन्होंने बोला था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और आज कह रहे हैं मैं देश नहीं बचने दूंगा, मतलब बेच दूंगा, और बेच रहे हैं एक एक करके। किसको बेच रहे हैं? चंद उद्योगपतियों को बेच रहे हैं। वो समझते हैं कि इन चीजों का असर वोटर पर नहीं पड़ेगा, लेकिन जब वोटरों को समझाया जाएगा कि देश तो बिक रहा है,
और देश जब बिक जाएगा तो हम भी गुलाम बन जाएंगे, आप भी गुलाम बन जाओगे, और कुछ भी नहीं मिलेगा, खाने को भी नहीं मिलेगा, पहनने को भी नहीं मिलेगा, रहने को भी नहीं मिलेगा। सब कुछ पूंजीपतियों के हाथ में केंद्रित हो जाएगा और वो सामंतों की तरह बर्ताव करेंगे। जैसे पहले सामंतवादी व्यवस्था होती थी उस तरह से बर्ताव करेंगे और चंद लोगों को फायदा पहुंचाएंगे, बहुसंख्यक लोगों को चाहे किसी भी जाति के हो गुलामी ही झेलनी पड़ेगी, अडानी, अंबानी और अन्य उद्योगपतियों की। ऐसे में यह कहना कि उत्तर प्रदेश के चुनाव, हाँ तो मैं ये बता रहा था कि 2017 के चुनाव में बीजेपी को 40% वोट मिले थे, उसने भारी बहुमत से सरकार बनाई थी, और वही 40% आज की तिथि में समाजवादी पार्टी को मिलने वाला है। मैंने बताया आपको कि 20% मुसलमानों का, 8% से 10% तक यादव हैं, 8 ही मान लीजिए, 28% ये हो गया। ओबीसी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में कुशवाहों की है। कुशवाहा, मौर्य, सैनी, इनको कुछ भी कहा जाता है, महाराष्ट्र में माली कहा जाता है, सैनी कहा जाता है। तो 14% में कुछ वोट इनको मिल सकता है, कुछ क्या, अगर पार्टी को जीतते हुए देखेंगे तो पूरा का पूरा वोट भी मिल सकता है। हालांकि कुशवाहों में भी कई पार्टियां बनी हुई हैं, जातीय पार्टियां हैं जो कि अपने को राजनीतिक पार्टी कहती हैं। बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी है जन अधिकार पार्टी, कभी कैबिनेट मिनिस्टर थे मायावती के, और कुछ आरोपों में, कुछ घोटालों में पकड़े जाने पर मायावती ने उनके ऊपर सारा ठीकरा फोड़ दिया और पार्टी से निकाल करके बाहर कर दिया। उसके बाद उन्होंने जन अधिकार पार्टी बनाया। जन अधिकार पार्टी का काफी हद तक जनाधार है कुशवाहा समाज में, लेकिन कुशवाहा समाज से इतर और भी किसी समाज में हमें तो नहीं लगता कि उसका जनाधार। लेकिन अगर कुशवाहा समाज में भी जनाधार है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे कुशवाहा वोट 14% जो हैं वो जनाधिकार पार्टी को ट्रांसफर हो जाएंगे। सम्यक पार्टी भी है, सम्यक पार्टी भी है, और जनाधिकार पार्टी से कम पुरानी नहीं पार्टी है। तपेंद्र साक्या, तपेंद्र कुशवाहा, इन्होंने खड़ी की है इस पार्टी को, जो कि आईएएस, रिटायर्ड आईएएस अफसर है, और ये पार्टी भी दमखम रखती है। कुशवाहा समाज, ये पार्टी तो हम समझते हैं कि जनाधिकार पार्टी से भी ज्यादा इसमें बुद्धिजीवी और काम करने वाले लोग, वर्कर और जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। तपेंद्र कुशवाहा से हमारी बातचीत होती रहती है और उनसे, उनकी बातों से लगता है कि उनके अंदर बहुत आत्मविश्वास भरा हुआ है। फिलहाल हमारा यह कहने का मतलब है कि 14% पूरा वोट कुशवाहों का तो मुलायम सिंह यादव या समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर नहीं होंगे, लेकिन आधा वोट निश्चित रूप से उनकी तरफ जाएगा। जब लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जीत रही है तो उसको जिताने के लिए। हालांकि ओबीसी में लगभग 70 जातियां हैं, एक पिछड़ा वर्ग उसे कहते हैं, एक अति पिछड़ा वर्ग कहते हैं, लेकिन सतह पर जो है वो यही हैं, मौर्य हैं, कुशवाहा हैं, लोधी हैं, पटेल हैं, और खास करके यही हैं, राजभर वगैरह। तो इन पिछड़ी जातियों का वोट भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं मिलने वाला है। पिछली बार मिल गया था, और एक वजह थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव मौर्य की वजह से, और लोक लोभावन नारे भी दिए गए थे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन न तो नारे पूरे हुए और न 4.5 साल तक का कोई ऐसा कोई काम है जो कि ओबीसी के हित में किया गया हो। अलबत्ते ठोक देने वाली कार्रवाई इनके ऊपर भी लागू हुई है, ओबीसी के ऊपर भी, मुसलमान के ऊपर ज्यादा लागू हुई है। मतलब जो राजपूत के अलावा हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे मुसलमान हो, सबको ठोको और राज करो की नीति के तहत शासन किया गया उनके ऊपर। हम कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी सिनारियों में बने रहना चाहती है तो उसको कुछ काम करने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले तो केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चेहरा बनाए अपना,
चुनाव के पहले और चुनाव के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, तब ओबीसी का वोट मिल सकता है। और दूसरा चीज ये है कि ओबीसी जनगणना, बहुत दिनों से ये मांग है और ये मांग इधर सतह पर आई भी है। बिहार के मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव इस सिलसिले में प्रधानमंत्री से मिल भी चुके हैं और प्रधानमंत्री की पार्टी में भी बहुत सी आवाजें उठ चुकी हैं कि ओबीसी जनगणना को लागू किया जाए। खास करके जो ओबीसी के सांसद हैं उन्होंने मांग किया है, उसमें संघमित्रा मौर्य भी एक हैं। इन्होंने मांग किया था संसद में, अगर भारतीय जनता पार्टी को जीतना है और कुशवाहा वोट पाना है, गैर यादव वोट ओबीसी से पाना है, तो इनको बहुत बड़े विचारक, समाज सुधारक, भारत में शिक्षा के जनक ज्योतिबा राव फूले को सम्मानित करना होगा। इनको भारत रत्न से अगर देने की घोषणा कर दी जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जनाधिकार बढ़ सकता है। उसी तरह से ध्यानचंद कुशवाहा, या तो जो है ज्योतिबा राव फूले या ध्यानचंद कुशवाहा, ध्यानचंद ही लोग के नाम से लोग जानते हैं, लेकिन कुशवाहा हैं इलाहाबाद के, मैं जानता हूं अच्छी तरह से उनके परिवार को। तो ध्यानचंद को, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न देने की घोषणा की जाए और ओबीसी पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए गारंटी दी जाए, तब कुछ वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, बीजेपी को ऐसे नहीं मिल सकता है। हमारा अंत में निष्कर्ष के तौर पर यह कहना है कि अभी की जो स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है उत्तर प्रदेश की, उसमें समाजवादी पार्टी आगे है, लेकिन ये उतार चढ़ाव लगा रहता है। चुनाव के समय कौन सी पार्टी सिनेरियो में होगी कुछ नहीं कहा जा सकता है। वो सपा भी है, बसपा भी है और बीजेपी भी है, लेकिन ज्यादा उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी ही अभी भी है और आगे भी रहेगी और जीतेगी भी। ऐसे में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को सामने आना चाहिए और सभी ओबीसी जातियों को साथ लेने के लिए, जनगणना के लिए बात कहनी चाहिए, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करने के लिए बात कहनी चाहिए, तभी जो है सफलता मिल सकती है।